नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं आज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे हिंदी का चैप्टर है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो है ये कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो समरी जो क्या होता है कि एग्जाम में आता है आपको ऑप्शन में 3-4 होता है समरी, कोई एक लिखना होता है सारांश उसका। ठीक है, तो मैंने सारांश लिख दिया है, हूबहू आप सेम लिख दीजिए एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश। प्रस्तुत निबंध जो है सबसे पहला नंबर अर्धनारीश्वर जो है आपका ये निबंध है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका ऐसी बन गया। ठीक है, अर्धनारीश्वर है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कैद कर दिए। ठीक है, अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि किनको कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, है ना, इन्होंने ही इसकी रचना की है, यही लिखे हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बन गया आपका कि राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो हम बोलेंगे कि प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है, अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब आधा, इसका नाम से क्लियर है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप मतलब भगवान शंकर, देवों के देव महादेव नीलकंठ और माता पार्वती दोनों का मिला रूप है। आधा शंकर भगवान का रूप है तो आधा पार्वती जी का रूप है, और दोनों का कल्पित रूप है। मतलब क्या? कल्पना किया हुआ, रियल नहीं है, कल्पना किया हुआ, कल्पना है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब अर्धनारीश्वर जो है वो आधा मतलब शंकर भगवान का और आधा अंग जो है पार्वती भगवान का। ठीक है, दोनों का देवी का, पार्वती देवी का, दोनों का मिला हुआ रूप है, उसी का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, मतलब शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है, मतलब दोनों आधा आधा। ठीक है, उसी का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, और भगवान शंकर और देवी पार्वती का कल्पित रूप है, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। अर्धनारीश्वर जो है इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है। नारियों की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। पराधीनता बोले तो गुलामी, नारी का, है ना, गुलामी कब स्टार्ट हुआ? जब मानव ने कृषि का, खेती का आविष्कार किया। ठीक है, तब से स्टार्ट हुआ है ना, नारी का गुलामी, स्त्री का गुलामी। ठीक है ना, वो गुलाम बनकर रह गई घर पर, है ना। कैसे? ध्यान देंगे प्लीज। हाँ, कृषि का आविष्कार हुआ जिसके चलते नारी अपने घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। कृषि का आविष्कार हुआ तो जो भी नर है, जो पुरुष जो है, वो कुदाली, है ना, हंसुआ लेकर खेत में काम करने के लिए चले जाते थे डेली। और नारी क्या करती थी? घर पर रहना है, खाना वाना बनाना है, घर का देखरेख करना है, बच्चों का देखरेख करना है। हम कमा कर आएंगे, कुछ अनाज लेकर आएंगे तो तुम पकाना, खाना हम सब मिलकर खाएंगे, लेकिन तुमको घर पर ही रहना है। तो इससे क्या हुआ कि नारी जो है बिना पुरुष के परमिशन के बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है, उसको घर पर रहना है। पुरुष का जब मन करे तो खेत में चल गए, बाहर कहीं चल गए, कमाने चल गए, लेकिन आपको घर पर रहना है। ठीक है, तो वहीं से गुलामी स्टार्ट होता है, पराधीनता स्त्री का। कब? जब कृषि का आविष्कार हुआ, तब से कि आपको रहना है घर पर, हम जाते हैं काम करने खेत में, कुदाली ले लिए चले गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसके चलते नारी पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर हो गई। अब सिंपल सी बात है कि आप कमा कर लाइएगा, आप बाहर से कोई भी सामान खाने पीने का जो भी ला रहे हैं तो आप ही लाइएगा ना, क्योंकि बाहर तो आप ही जाते हैं, हमको तो आप परमिशन दिए नहीं है बाहर जाने का। तो पूरा डिपेंड हो गई, निर्भर हो गई पुरुष पर। जो यही करेंगे, हम तो भाई घर पर रहेंगे, भाई जो है आप ही लेकर आइए। ठीक है, खाने पीने का जो भी। ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। प्रेमचंद ने कहा है, प्रेमचंद जी ने कहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि पुरुष जो है, पुरुष में जब नारी का गुण आता है, नारी का गुण आता है, तो पुरुष जो है ना देवता बन जाता है। पुरुष में जब नारी का गुण आता है तो पुरुष क्या बन जाता है? देवता बन जाता है
है ना। लेकिन जब नारी जब पुरुष के गुण लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है। देख लीजिए, मतलब अब पुरुष में अगर नारी का अगर गुण अगर आ जाएगा तो पुरुष क्या देवता हो जाएगा, लेकिन नारी में अगर पुरुष का गुण आ गया तो वह राक्षसी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि पुरुष में अगर ममता आ गया, ठीक है, तो ममता आ गया, बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, बच्चों को दुलार कर रहे हैं, पुरुष हैं, ठीक है, जेंट्स है, बच्चों को दुलार कर रहे हैं, खिला रहे हैं उसको, तो लोग कहेंगे वाह क्या आदमी है, कितना अच्छा से घर का देख रेख कर रहा है ना। इसमें इनमें भी ममता है ना। पापा में भी ममता आ गया है, मम्मी वाला, ठीक है, लेकिन मम्मी में पापा वाला गुण आ जाएगा, ठीक है, कि पापा डांट के बोलते हैं, पापा किसी से झगड़ा करते तो पापे करते हैं। अब वो गुण अगर नारी में आ जाएगी तो लोग क्या समझेंगे, कैसे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोला है, तो लेडीज को कैसे बोल रही है, ऐसे किसी को बोल सकती है, तो वो राक्षसी हो जाती है। इसलिए नारी में पुरुष का गुण आएगा तो वो राक्षसी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको आप लिखेंगे कम से कम 10-12 लाइन होना चाहिए, एग्जाम में इतना ही आपको लिखना होता है। यही आपका आंसर है, यही आपका सारांश है। ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, हाँ लाइक कर दीजिए, है ना, और जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी सर्किल है, वहाँ पर शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट्स कर लिया जाए। चलिए ले लिए हैं, आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।